नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी सरकार नेम चेंजर नहीं बल्कि एम चेजर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा, विपक्ष को सरकार की आलोचना का पूरा हक, लेकिन 3 तलाक और ओबीसी आयोग से जुड़े अहम विधेयकों को रोकना गलत। राज्यसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पारित। विपक्ष ने सरकार की उपलब्धियों के दावे पर उठाए सवाल। कहा, वादों को पूरा करने में सरकार रही नाकाम। शून्यकाल के दौरान उठे कई अहम सवाल। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने उठाया जम्मू कश्मीर में खराब हालात का मुद्दा। दिल्ली में सीलिंग और जमीन के सर्किल रेट समेत कई अहम मुद्दे। राज्यसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव बिना किसी संशोधन के पारित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एम चेजर है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आधे अधूरे ढंग से योजनाओं को लागू करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हुए फायदों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को नेम चेंजर कहा जा रहा है, लेकिन हमारा मकसद बड़ा लक्ष्य तय कर कड़ी मेहनत से उसे हासिल करना है। हमारे कार्यकलापों को देखेंगे और सच्चाई से कहना होगा तो आप कहेंगे कि हम तो एम चेजर है। हम लक्ष्य का पीछे करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। और इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, समय सीमा में पार करने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ हम भी योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस न्यू इंडिया की जगह पुराना भारत लौटाने की मांग कर रही है, लेकिन जनता ये तय करेगी कि उसे कौन सा भारत चाहिए। आप कहते हैं कि हमें तो वो वाला भारत चाहिए, क्या सेना के जीप घोटाले वाला भारत, क्या पनडुब्बी घोटाले वाला भारत, क्या बोफोर्स घोटाले वाला भारत, हेलीकॉप्टर घोटाले वाला भारत? आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको भारत चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई घोषित आयुष्मान भारत योजना की निंदा करने की बजाय सभी दलों को अपनी टास्क फोर्स बनाकर इस पर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन सुझावों पर गौर करने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार की योजनाओं की निंदा करने का हक है, लेकिन ओबीसी बिल और 3 तलाक बिल को क्यों रोका जा रहा है? हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अंदर जहां सजा है, जो लॉजिक दे रहे हैं लागू हो सकता है कि भाई उसने किसी की हत्या की, घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े माँ बाप है, अब उसको जेल जाने का कानून क्यों बनाया? बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? हिंदू 2 शादी करे, वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे? 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 फरवरी से 3 दिन तक चर्चा चली। इस दौरान 13 घंटे से अधिक चर्चा में 38 सांसदों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटा 5 मिनट तक चर्चा का जवाब दिया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब से पहले सदन में चर्चा भी हुई। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। ये नई सड़कें बना रहे हैं, 4 लेन 6 लेन में कन्वर्ट की है, वो कितने किलोमीटर है? और जो स्टेट के जो रोड्स रिपेयर किया, जो CRF फंड मिलता है, वो तो अभी ले लिया सरकार ने, मैं उस पर बाद में आऊंगा। या उनको सिर्फ थोड़ा सा वाइडन करके उसमें एक सिर्फ टॉप
ब्लैक कारपेट लगा देना, वो है। तो उसमें जरा सेग्रीगेट करें, उसके बाद एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये 22-24 किलोमीटर है या 6-7 किलोमीटर से कम है। आपको मालूम है कि बिहार के 85% हाउस होल्ड में बिजली नहीं है आज भी, और उत्तर प्रदेश के 71% घरों में बिजली नहीं है। बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, तो बिजली पहुंच कहां से जाएगी? On the President's address, irrigation. You look at the President's address and you look at the budget together. You look at the numbers. Water is a very major issue. 45% of the farmland is not irrigated. And yet, what do? We put 300 crores for irrigation. If you calculate, it will take you 96 years beyond 2022 to reach your target. I would request the central government to kindly waive the farmer loans, bring water to delta areas, save the farmers. 77 rupees has already been increased, and all the subsidies are going to be taken back. Under such a circumstances, how can the poor afford to purchase LPG cylinder? आपने प्राइवेटाइजेशन करके ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों के ऊपर कोई गारंटी नहीं, कोई ये कंडीशन नहीं है कि वो इनको एम्प्लॉय करेंगे और उनको रिजर्वेशन देंगे। वो अपनी जो ठेकेदार होता है वो अपॉइंटमेंट देता है। उसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। It's all working people. What is their share, sir, in country's wealth? I am asking you, after this government came, well, the number of billionaires has increased. The number of people living below the poverty line is increasing. Does the government want to say that there will be no accountability so far as the states are concerned? Are the states going to give up their parliamentary model? It is just not possible, and I think the government is prioritizing stability over democratic principles. The central government has to come with a package to help these poor fishermen. And one more thing, this is actually a national calamity. There is no hindrance to declare this Oki tragedy as a national calamity and help the victims. किस प्रकार का हिंदुस्तान आप बना रहे? आपने 40,000 रुपए का कर्जा नौजवानों को दे के बार बार मुद्रा 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 करते 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। बताना चाहता हूं कि सीधो कानो या चांद भैरव का किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है। उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि उनका एनसीईआरटी और दूसरे किताबों में उनके विषय में पढ़ाया जाए और पार्लियामेंट में एक उचित जगह पर उनकी तस्वीर लगाया जाए। 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ये हवा में नहीं बनी, ये मेहनत से बनी है। इसीलिए कहता हूं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि केवल आपके आने से पहले भारत की पहचान नहीं थी, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, देश दिशाहीन था, देश में निराशा थी। आशा की किरण नहीं, आशा की अग्नि आप लेकर आए, एक सुनामी पर लेकर आए वायदों की, जो वायदे गलत साबित हुए। आज यही कारण है कि सवाल पूछे जा रहे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को बताया कि मालदीव की स्थिति पर चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि मामला गंभीर है, इस पर उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत हुई है। सभापति के मुताबिक इस मुद्दे पर चर्चा से पहले सदस्यों को मालदीव में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए। I have taken up the matter on which Sri Naresh Agarwal has given a notice with regard to discuss about Maldives situation. I contacted the External Affairs Minister. She is abroad for an important function, which is a prestigious one, and she told me that the situation is delicate, sensitive. Let us not immediately discuss it in the House. Wait for some time till the situation crystallizes. राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने शून्यकाल के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने इस मसले पर सदन में विस्तार से चर्चा की मांग की। उन्होंने मंगलवार को श्रीनगर के एक अस्पताल पर आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत और वहां से एक आतंकी के भाग जाने को गंभीर मामला बताया। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी खुद को इस मामले से संबद्ध किया। मैं माननीय चेयरमैन साहब से और सरकार से निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब हुए हैं उन पे
चर्चा होनी चाहिए किसी वक्त, चाहे इस सेशन में नहीं अगले सेशन में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए और विस्तार से सभी एमपीज़ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। कश्मीर में भी हालात ख़राब हैं और अब जम्मू प्रोविंस में भी हालात ख़राब, और कल की जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार को सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा न हो, ये मैं चाहूंगा। Associating with the leaders of opposition on Kashmir for three very good reasons, sir. One, we must act on Kashmir because it's demoralizing our security forces. We can't let this happen indefinitely, otherwise the forces will be very demoralized. Right. Number two, people of Kashmir are tired. They want peace. There has to be a dialogue. So I want dialogue should start in Kashmir, otherwise this is anything. And third, very important, Kashmiri Pandits who have left Kashmir in the 90s are wanting to go back to Kashmir. We have to create a climate so that Kashmiri Pandits can go back. सदन में शून्यकाल के दौरान दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा भी उठा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान दिलाया। देश की राजधानी दिल्ली में आपात स्थिति पैदा हो गई है सर। पिछले कुछ दिनों से सीलिंग का कहर दिल्ली के व्यापारियों पर बरपाया जा रहा है सर। 7 लाख व्यापारी, दिल्ली के 7 लाख व्यापारियों पर सीलिंग का कहर बरपाया जा रहा है। और जब मैं सर 7 लाख व्यापारियों की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ 7 लाख व्यापारी नहीं है सर, उनकी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, उनकी दुकानों पर मजदूरी करने वाले मजदूर भी हैं, उनकी दुकानों से सामान उठाकर दूसरी दुकान तक पहुंचाने वाले रिक्शे वाले भी हैं और आसपास के दुकानदार भी हैं। उनकी दुकानों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है सीलिंग के जरिए सर। सीलिंग के जरिए 4000 करोड़ रुपए, एक अखबार ने उसकी रिपोर्टिंग की है, 4000 करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्जेस दिल्ली के व्यापारियों ने जमा किया। बावजूद इसके उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। शून्यकाल के दौरान नरेश अग्रवाल ने जमीन के सर्किल रेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जहां जमीन की वास्तविक कीमत कम है और सर्किल रेट ज्यादा है, वहां किसानों को जमीन बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स का एक ऑर्डर पहुंचा कि सर्किल रेट से नीचे जमीन को खरीदा नहीं जाएगा। श्रीमान, अब सर्किल रेट अगर 6000 और जमीन का दाम 3000 है तो हम कैसे खरीदें? हम 6000 का दाम देंगे तो ब्लैक मनी बनेगी, ब्लैक बनेगी, सरकार के तमाम कानून हम पर चलेंगे और जिला अधिकारी हर साल सर्किल रेट, ये किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई। हमसे बहुत से किसान कहने आए बात को और ये बात सही भी है। तो मैं चाहूंगा कि इस पे सरकार कोई निष्कर्ष निकाले। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के प्रति उनका पूरा सम्मान है और वो उन पर पूरा भरोसा करते हैं। इन नेताओं ने कहा कि राज्यसभा में मंगलवार को जो भी हुआ अब उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने दोपहर बाद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। पूरे प्रकरण पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को चिंता जताई थी। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अगर उनके रवैये से सभापति को दुख पहुंचा है तो इसके लिए वो खेद जताते हैं। मंगलवार को पूरे प्रकरण पर सभापति और फ्लोर लीडरों के बीच आज सुबह की अनौपचारिक बैठक भी हुई थी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि वो सिर्फ सदन को बेहतर तरीके से चलाने को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने कहा था कि कोई भी सदस्य नियम और प्रक्रियाओं के तहत कोई भी मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र है। ये थे राज्यसभा समाचार।